नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नया नॉवल का नाम है गवाही। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग रहस्यमय नॉवल को, जिसका नाम है गवाही। प्राकथन। विष्णु सरनायक के मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर निगाह डाली तो एक अनजाना नंबर उस पर दर्ज पाया। तनिक हिचकिचाते हुए उसने कॉल रिसीव की। वो कोस्ट गार्ड्स के डिप्टी कमांडेंट का प्राइवेट सेक्रेटरी था और उस घड़ी बोरीवली वेस्ट में स्थित अपने ऑफिस में मौजूद था। हेलो, वो बोला। सरनायक, आवाज़ आई। विष्णु सरनायक बोलता है बाप। हाँ, कौन? आजू बाजू कौन है? क्यों पूछते हो? मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट करके बात करने का है। बोले तो सीक्रेट। उस ऑफिस में खबरियों की ऐसी कॉल आती रहती थी, इसलिए वो उतावला ना हुआ। सीक्रेट बोला? वो बोला। प्राइवेट बाप। प्राइवेट किसके लिए? तुम्हारे लिए। खास मेरे लिए? हाँ। महकमे के लिए नहीं? महकमे के वास्ते तो बरोबर बाप, पर खास तुम्हारे वास्ते प्राइवेट और सीक्रेट। कमाल है। कौन हो तुम? नाम बोलो अपना। नाम में क्या रखेला है बाप? मैं शाहरुख बोलता है, सलमान बोलता है, बोले तो बिग बी बोलता है। क्या नाम नहीं बोलना चाहते हो? जिद करता है तो बोलता है ना। क्या? केसी। क्या? केसी गोड बोले। केसी क्या? काला चोर। ओह, फर्जी नाम बोला। बाप, टेम वेस्ट करेला है। मेरे को तो वांदा नको, पण तो मेरा हर्जा होएगा। अभी बोलो, आजू बाजू कौन है? कोई नहीं। बढ़िया। अब मतलब की बात करो। क्या है खास मेरे लिए प्राइवेट बात? बाप, मैंने पक्की करके पता निकाला है कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई पंगा तो मेरे को कोई वांदा नहीं। तुम्हारी छोकरी के साथ कोई पंगा तो मेरे लोचा, पर बिग प्रॉब्लम नक्को, क्योंकि तुम्हारा वाकिफ भीड़ू लोग बोलता है वो तुम्हारी बेटी है ही नहीं। इस वास्ते अपन भैरवी मेहता को काबू में किएला है। क्या? क्या बोला? तुम्हारी नवी माशुक बाप। कोई बोला अभी खाली 19 की है। तुम्हारी छोकरी से 2 साल छोटी, पर क्या करारे हाथ पांव निकाले ली है। ये बड़ी बड़ी छातियाँ, पतली कमर, आगे ये भारी। अरे कमीने, क्या बक रहा है? बाप, जो देखेला है वही बोलेला है। देख रहा है तू भैरवी को? ऐसे ऐसे देख रहा है? बरोबर बाप, वरना मेरे को किधर मालूम वो कैसा बॉडी निकाला 19 की उम्र में। वो कहाँ है? इस रूम में है ना, बेड पर, पीठ के बल। दोनों कलाइयाँ सिर के ऊपर करके आजू बाजू बंधी हैं और दोनों टखने सामने आजू बाजू बंधे हैं। कपड़े कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हैं। साड़ी, ब्लाउज, अंगिया, वो उसे क्या कर कर बुलाते हैं सब। कमीने कमीने। बाप, अभी फुल सीन सुनने समझने का, फिर कोसने का। क्या? और क्या बकना चाहता है? बेड से परे दरवाजे के पास एक बेंच है जिस पर 5 भीड़ू बैठे ले हैं। जो सबसे आगे है उसको सबसे पहले राइड मारने का चांस मिलने का। वो अपना चांस लेके जाके लाइन में पीछू एंड पर बैठेगा तो नंबर 2 का नंबर, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5। बोले तो राउंड कंप्लीट, फिर नवा राउंड शुरू। पहले का दूसरी बार चांस। मजबूत छोकरी है तुम्हारी बाप, 3-4 राउंड तो झेल ही जाएगी। तुम कुछ कहना चाहते हो? अभी आई बात समझ में? क्या क्या चाहते हो? बोलता है बाप, सीरियस मैटर है, सीरियसली करके सुनने का, जोक नहीं समझने का। क्या? आगे आगे। मेरे को पक्की करके खबर कि आज या कल में बड़ी हद परसों तक अन्ना रघु सेट्टी का ड्रग्स का बड़ा जखीरा, बोले तो कंसाइनमेंट, रात के अंधेरे में किधर किसी सुनसान बीच पर उतरने वाला है। मेरे को ये भी पक्की करके मालूम है कि तुम्हारा बॉस डिप्टी कमांडेंट शशिकांत साल्वी सेट्टी की मुट्ठी में है और वही सेट्टी को खबर करता है माल उतारने के वास्ते कौन जगह सेफ, कौन टेम सेफ। बाप, मेरे को वो जगह, वो टेम मालूम होना मांगता है। मैं कैसे बता सकता हूँ? काहे नहीं बता सकता बाप? पहले बोलो, अन्ना रघु सेट्टी कौन है? तो मेरे को मालूम है बाप, बड़ा मवाली है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, नशे का सौदागर है, और भी बहुत कुछ है। तो मेरे को मालूम कि कितना पावरफुल भीड़ू है। इतना
कि बड़े सरकारी अफसरान को अपनी जेब में रखता है, जैसे तुम्हारे बॉस को, कोस्ट गार्ड्स के डिप्टी कमांडेंट को, शशिकांत साल्वी को। तुम्हारी जानकारी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बंडल है भी तो बॉस की ऐसी किसी बात की मेरे को कैसे खबर होगी? ऐसे काम कोई नोटिस निकाल के करता है? बाप, तुम अपने बॉस का प्राइवेट करके सेक्रेटरी है, फिर तुम्हारे को प्राइवेट बातों की खबर काहे नहीं होगी? लेकिन ऐसी बातों की है नहीं तो निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है बरोबर, निकालने का, पक्की करके, और मेरे को बोलने का। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें गलत फहमी है जो। ठीक है तो है। अभी कट करता है और बोलता है भीड़ू लोगों को वो तुम्हारे छोकरी के साथ अपना प्रोग्राम शुरू करे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि वो भैरवी मेहता वो तुम्हारे कब्जे में है। अभी की ना मगज वाली बात, मालूम करो ना बाप, मालूम करो वो किधर है। 10 मिनट में फ़ोन लगाता है। मैं लगाता हूँ, तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल पर आ गया है। वो नंबर 21 बार काम में आने का वास्ते था, इस वास्ते नंबर टेरेस करने में टेम खोटी नहीं करने का। मैं भी वो सिम निकाल के समंदर में फेंकता है, यानी समुद्र किनारे कहीं हो। अक्की मुंबई समंदर किनारे है बाप। 10 मिनट में नवे सिम से कॉल लगाता है। लाइन कट गई। कॉल करने वाले ने कॉल खत्म होते ही सच में ही मोबाइल में से सिम कार्ड निकालकर उससे किनारा कर लिया। कथित केसी गोड़ बोले, असल में अख्तर भट्टी था, जो कि अपने पार्टनर दशरथ हजारे के साथ खुद भी नारकोटिक स्मगलिंग, सप्लाई और पैडलिंग के धंधे में था। लेकिन अन्ना रघु सेठी की ताकत और उसके व्यापक धंधे के सामने उन दो पार्टनरों की पेश नहीं चलती थी। अब उन्होंने ऐसी जुगत निकाली थी कि सेट्टी का धंधा चौपट होता और उन्हें तरक्की करने का और सेट्टी का मुकाबला करने लायक अपने पांव मजबूत करने का मौका मिलता। लड़की सच में उसके कब्जे में थी, अलबत्ता वो वैसे बंधी हुई नहीं थी जैसे उसने फ़ोन पर विष्णु सरनायक को बोला था। वो गुमसुम सिर झुकाए एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और भट्टी का एक आदमी गन हाथ में लिए उसके सिर पर सवार था। वैसा ही एक गनमैन परे दरवाजे पर मौजूद था। टेलीस्कोपिक साइट वाली लॉन्ग रेंज राइफलों के साथ 2 आदमी इमारत की छत पर मौजूद थे। बड़े धीरज के साथ भट्टी ने 10 मिनट इंतजार किया, फिर मोबाइल में नया सिम कार्ड डाला और कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। केसी गोड़बोले बोलता है बाप। भट्टी बोला, क्या नक्की किया? मेरा भैरवी से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। विष्णु सरनायक चिंतित भाव से बोला। लेकिन कैसे होएगा? छोकरी तो, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे कब्जे में है। बोले तो साबित करो। क्या तुम्हें मालूम है क्या कि वो तुम्हारे कब्जे में है? थाम के रखो, बात कराता है। आजकल मिमिक्री आर्टिस्ट कमाल करने लगे हैं। क्या मांगता है बाप? आंखों से देखना मांगता है। ऐसा कैसे होएगा? क्या प्रॉब्लम है? जो जानकारी तुम्हें चाहिए उसके साथ मैं वहाँ आता हूँ जहाँ लड़की है, तुम्हें तुम्हारी चीज़ देता हूँ और अपनी लेके जाता हूँ। क्वेश्चन खामोशी रही। बोलता हूँ किधर आने का? फिर भट्टी बोला, पण अकेला आने का। ठीक है, पता बोलो। धारावी, आगे काला किला। मालूम? मालूम। उधर किले के खंडरों के बाजू में एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जो ओल्ड कॉटन मिल कंपाउंड कहलाता है। मिल बरसों से बंद है और उसकी इमारत खंडर बन चुकी है। उधर पहले माले पर एक सलामत कमरा है जिसकी खिड़की की चौखट पर एक गमला रखा होएगा पहचान का वास्ते। 1 आवर में उधर पहुंचने का बाप। लड़की उधर है? हाँ, ठीक है। इमारत के सामने खाली कंपाउंड बहुत दूर तक है। बोले तो छुप के आने में लोचा। दूर से दिखाई देगा कि तुम उधर अकेला पहुंचा कि नहीं। अकेला ना पहुंचा तो बाप पहले छोकरी खल्लास, फिर तुम खल्लास, तुम्हारे साथ आए भीड़ू खल्लास। क्या? मैं अकेला आऊँगा। गाड़ी बाहर रोड पर खड़ा करने का, कंपाउंड में चलकर दाखिल होने का। ठीक। चक्री, चप्पल, कैसेट, फाइल सब नक्को। क्या? रिवॉल्वर नक्को, पिस्तौल नक्को, हथियार नक्को। ओह ठीक है। 1 आवर वेट करता है। निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर विष्णु सरनायक मौजूद था। भैरवी को सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। वो दौड़कर उसके गले लग गई। भैरवी उसकी कीप थी, एक्सपेंसिव कीप थी, लेकिन वो अफोर्ड कर सकता था क्योंकि वो अपने डिप्टी कमांडेंट का राजदा था। उसके हर स्याह सफ़ेद में शरीक था और भाई लोगों से उसके बॉस को जो मोटी कमाई होती थी उसमें उसका भी तगड़ा हिस्सा होता था। इसी वजह से जिस जानकारी का वो सख्त तलबगार था वो उसे पहले ही उपलब्ध थी। अन्ना रघु सेट्टी की नारकोटिक्स की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट उसी रात उधर पहुंचने वाली थी। देख लो बाप, भट्टी बोला,
तो मेरा माल एकदम चौकस है, अपना ड्रेस में है डिसेंट करके, बेड से बांध कर भी नहीं रखा जैसा कि मैं पहली बार फोन पर बोला। एंड सेफ ये इधर, फुल रेस्पेक्ट के साथ, पूछ के पक्की कर लो। सरनायक ने भैरवी की तरफ देखा। भैरवी ने भयभीत भाव से सहमति में सिर हिलाया। थैंक यू, सरनायक बोला। वांदा नहीं, भट्टी बोला। उसने एक गनमैन की ओर इशारा किया। गनमैन ने आगे बढ़कर जबरन लड़की को सरनायक से अलग किया और परे ले जाकर वापस कुर्सी पर धकेल दिया। सरनायक ने देखा दोनों गनमैन सिर पर और मुंह पर यूं काले रुमाल बांधे थे कि उनकी आंखों के अलावा कुछ देख पाना मुमकिन नहीं था। मिलते जुलते इंतजाम के साथ वहां वो कथित केसी गोडबोले मौजूद था। दाढ़ी मूछ नकली है, सरनायक धीरे से बोला। है ना बाप, भट्टी तनिक मुस्कुराता हुआ बोला। इधर खुले में थोबड़े पर ठंडी लगता था, इस वास्ते। उसने दाढ़ी मूछ पर एक हाथ फेरा, कवर किया। उसने सिर पर के हैट का कोना छुआ, हैट को भी। अभी बोलो, क्या खबर निकाला शेट्टी के माल का? माल आज ही आ रहा है। किधर? गोरई बीच पर। टेम? रात 1 और 3 के बीच। मेरे बॉस की उन 2 घंटों की शेट्टी को एश्योरेंस है कि वो सेफ टाइम है। उन 2 घंटों में उधर कोस्ट गार्ड्स नहीं, पुलिस नहीं, कस्टम नहीं, एनसीबी नहीं, कुछ नहीं। टेम एंड चौकस, जगह एंड चौकस, कोई लोचा नहीं। हाँ, खबर चौकस ना निकली तो? क्यों ना निकली? बोले तो ना निकली तो जो जी में आए करना। बाप, एन यही करेंगा मैं। छोकरी के बारे में जो खाली बोला पण किया नहीं, वहीच करेगा मैं। और मेरे भीड़ू छोकरे उधर बेड पर, मादरजात नंगी हाथ पांव। क्या मतलब है तुम्हारा? सरनायक तीखे स्वर में बोला। मैं इसे अभी इधर से साथ लेके जाऊंगा। नक्को? वॉट नक्को? फोन पर यही सेटल हुआ था तुम्हारे साथ। मेरे को तुम्हारे काम की जानकारी के साथ इधर आने का था, जानकारी तुम्हें देने का था और लड़की को अपने साथ लेके जाने का था। यही सेटल हुआ था। बाप, तुम खुद ही सेटल किया, मैं हाँ किधर बोला? ये नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा काम हो गया तो? अभी नहीं हो गया। बाप, तुम लड़की के साथ इधर से निकल जाएंगा तो जाकर सेट्टी को खबरदार कर देगा। फिर साला जगह चेंज, टेम चेंज। क्या वांदा है? ऐसा नहीं होगा। होगा तो मैं क्या करेगा? हथेली लगाएगा? कैसे? सरनायक को जवाब न सूझा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। अगर तुम्हारी जानकारी में कोई लोचा नहीं तो कल सुबह 6 बजे छोकरी घाट को पर अपने फ्लैट पर होएगा, पक्की करना। ना हुई तो जो उखाड़ा जाए उखाड़ना। सरनायक हड़बड़ाया। उसने जोर से थूक निकली। जो बात साला तुम्हारे काबू में नहीं, उसमें भी हुज्जत है। सरनायक खामोश रहा। अभी निकल लो वरना क्या? मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। माइंड चेंज हो जाएगा? तुम्हारे को भी इधर ही बिठा लेगा। आंखों आंखों में भैरवी को आश्वासन देता भारी कदमों से भारी मन से विष्णु सरनायक वहां से रुखसत हुआ। शाम 7 बजने को थे जबकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वहां के एक फ़ोन की घंटी बजी। कमिश्नर के पीए की ड्यूटी करते इंस्पेक्टर ने कॉल रिसीव की। कमिश्नर्स ऑफिस, वो बोला। मे आई हेल्प यू? मेरे को कमिश्नर साहब से बात करने का। आवाज़ आई। कौन बोलता है? खबरी। खबरी? यही बोला मैं। खबर है? और क्या, खबरी के पास कमिश्नर साहब के लिए भेलपुरी होगा? तमीज से बात करो। खबर है ना बाप, अर्जेंट करके, इम्पोर्टेंट करके। मेरे को बोलो। तुम्हारे को बाप? इंस्पेक्टर सिंधे को। बाप, बात कमिश्नर साहब की स्टैंडर्ड की है, इस वास्ते कमिश्नर साहब को ही बोलने का। क्या बात? बोलेगा ना कमिश्नर साहब को। तुम मेरे को बोलो, मैं आगे। बहुत हुज्जत करता है बाप, अभी बोले तो 1 और 26/11 होने देना मांगता है। इंस्पेक्टर को सांप सूंघ गया। वैसी खबर है? फिर वो सस्पेंस भरे स्वर में बोला। अभी आई बात समझ में? होल्ड करो। करता है बाप। पूरे 1 मिनट बाद खबरी के कान में नई आवाज़ पड़ी। हेलो, कमिश्नर जुआरी स्पीकिंग। सलाम बोलता है बाप, और बहुत डेंजर खबर बोलता है बाप, जो अपन को बाई चांस एक बेवड़े के अड्डे से सुनने को मिला है। क्या खबर है? बाप, फिर 26/11 का तैयारी है। ऐसा? बरोबर बाप। आगे? आज रात 1 और 3 बजे के बीच एक स्टीमर गोरई बीच पर पहुंचेगा। उस पर 5 नौजवान पाकिस्तानी जिहादी सवार हैं और स्टीमर पूरे का पूरा हर तरह के असला से भरा है। हर तरह का असला? बोले तो गोला बारूद, RDX, AK-47
और भी जो कुछ जिहादी इस्तेमाल करते हैं। इस बार उनका निशाना क्या होगा? एयरपोर्ट और जुहू के बड़े होटल। स्टीमर की कोई खास शिनाख्त है तो मेरे को नहीं मालूम, पर बाप जो टाइम में बोला उसमें कोई 150 स्टीमर तो उधर गोरई बीच पर नहीं पहुंचने का ना। ठीक, खबर पक्की है? 100 टांग अभी कट करता है। अरे सुनो सुनो, बोलो बाप, अपना नाम बोलो। बोला ना बाप, खबरी। मजाक मत करो, ये बड़ी खबर है। ऐसी खबर चौकस निकलने पर सरकार बड़ा इनाम देती है। नाम नहीं बोलोगे तो इनाम कैसे पाओगे? मुंबई को बचाना बाप, यही मेरा इनाम है। मैं तुम्हारी भावना की कद्र करता हूं, फिर भी नाम बोलो। केसी गोड बोले। लाइन कट गई। माल पकड़े जाने की खबर ने अन्ना रघु सेट्टी को खंडाला में सोते से जगाया। उसे अपने कानों पर यकीन न हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन खबर पक्की थी, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने शशिकांत साल्वी को फोन लगाया। फोन दूसरी तरफ से चौथी बार पर ही उठा लिया गया। तब तक शेट्टी उसे 4 बार कोस चुका था। अरे फोन काहे नहीं उठाता? वो झल्लाया। नहीं उठाता? साल्वी की हैरान आवाज आई। फोन तो उठाया, बसते ही उठाया। खबर पता लगी? हाँ लगी तो सही। माल पकड़ा गया। मालूम पड़ा। मेरे को हैरानी है, करोड़ों का माल था, कैसे पकड़ा गया? कैसा टिप दिया साला तू मेरे को सेफ टाइम का? सेफ टाइम की गारंटी थी सेट्टी साहब। गारंटी ऐसी होती है? गारंटी थी तो माल कैसे पकड़ा गया? मैं खुद हैरान हूं। हैरान होता है, मालूम नहीं करता? मालूम किया ना। क्या मालूम किया? वो कोई और ही कहानी निकली है। अरे कुछ बोलेगा भी? पुलिस को टिप थी कि उधर गोरे बीच पर ढेरों गोला बारूद के साथ कुछ टेररिस्ट उतरने वाले थे। उधर सारी तैयारी पुलिस की थी, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए थी। मेरे महकमे का उससे कुछ लेना देना नहीं था। यह महज इत्तेफाक था कि पुलिस का टेररिस्ट के खिलाफ वो ऑपरेशन उस टाइम में हुआ जिसकी मैंने आपके लिए सेफ टाइम की गारंटी की थी। साला इत्तेफाक मेरे माल की तो वाट लगा गया ना। अब क्या बोलूं? तो मेरा माल पकड़ा गया, मेरे आदमी पकड़े गए, साथ में टेररिस्ट भी पकड़े गए, उनका असला भी पकड़ा गया। नहीं नहीं, ऊंचा बोल, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। टेररिस्ट वाली ट्रिप झूठी निकली। उधर एक स्टीमर पहुंचा था जिस पर आपका माल था। पुलिस ने उसी पर हल्ला बोला और चेस करके उसे काबू में किया। काबू में किया तो पता चला उसमें नारकोटिक्स की बड़ी खेप ढोई जा रही थी, जो कि उधर गोरई बीच पर उतारी जानी थी। टेररिस्ट नक्को, असला नक्को, सब बंडल। हाँ बोले तो इत्तेफाक। हाँ। मेरे को इत्तेफाक हजम नहीं साल्वी। दाल में कुछ काला। तू कोई लापरवाही किया, किसी को भनक लग गई, किसी ने पुलिस को बोगस टिप सरकाई, नतीजतन हमारा माल पकड़ा गया। किसी को भनक लग गई? कैसे लग गई? तू बोल। नहीं लग सकती। जो सेफ टाइम मैंने कंफर्म किया उसकी बाबत किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो साला लोचा जादू से पड़ा। अब मैं क्या बोलूं सिवाय इसके कि खबरदार जो फिर इत्तेफाक का नाम लिया। सॉरी। किसी को यकीनन तेरे फिक्स किए गए सेफ टाइम की खबर थी। नहीं हो सकती। ये बात मेरे और मेरे पीएस से बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पीएस बोले तो प्राइवेट सेक्रेटरी। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी विष्णु सरनायक। हम दोनों से बाहर ये बात नहीं जा सकती थी। तू अपनी गारंटी कर सकता है, दूसरे भीड़ू की कैसे कर सकता है? कर सकता हूं ना। सरनायक मेरा पूरे भरोसे का आदमी है। बंडल चेक कर उसे, तुम ठोक उसकी, वरना मैं ठोकता हूं। मैं करता हूं। एक बात याद रखने का साल्वी। क्या बात? अगर तूने उसकी बेगुनाही की गारंटी की तो जो हुआ तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? मैं कैसे? कैसे भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। जिस हाथ से फूली फूली चुकता है फिर देखना उसको हथौड़ा बनता। ये तो जुल्म है। तोड़ निकाल, पक्की करके खबर निकाल कि जो हुआ कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। तेरे पास कल शाम तक का टेम है। उसने संबंध विच्छेद कर दिया। फिर उसने अपने नंबर 2 सायाजी घुसालकर का नंबर डायल किया। अभी 2 ही बार घंटी बजी थी कि उसने लाइन काट दी। उसने फौरन मुंबई पहुंचने का फैसला किया। रशीद राजा ने एक सरसरी निगाह अपने मेहमान अख्तर भट्टी पर डाली, जो अभी 10 भी नहीं बजे थे कि उसके पास पहुंच गया था। कैसे आया भट्टी? उसने पूछा। बिजनेस के वास्ते आया बिरादर, अख्तर भट्टी बोला। बिजनेस? मेरे से? बरोबर। पहले तो कभी ना आया। सोचता था बहुत टाइम, कड़क मौके का वेट करता था। अभी आया ना कड़क मौका, इस वास्ते आया। फोन न लगाया, खुद आया।
वो तो मैं खुशामदीद बोलता है, पण तो मेरा जात भाई है, इस वास्ते मैं अपने पार्टनर दशरथ हजारे को इधर ना भेजा, खुद तेरे पास आया। अभी कोई खुलासा करे तो उससे पहले मेरे को एक बिग न्यूज़ तेरे को देने का। दे। कल रात अन्ना रघु सेट्टी का नारकोटिक्स का बहुत बड़ा स्टॉक पकड़ा गया। बोले तो बहुत ही बड़ा। कल रात के अंधेरे में माल उतारने के लिए एक स्टीमर गोरई बीच पर पहुंचा था कि पंगा पड़ गया। पता नहीं कैसे पुलिस को, एसटीएफ को, कस्टम को, पीएटम, मर्सी को, सबको माल की आमद की पहले से खबर थी। स्टीमर ने भाग निकलने की कोशिश की तो पेट्रोल बोट्स ने चेस करके पकड़ा। कोकीन, हेरोइन, एलएसडी, एस्टेसी की बहुत बड़ी खेप बरामद हुई। स्मगलिंग का ऐसा माल पकड़ना पीएसी और एसटीएफ का काम तो नहीं होता। बरोबर, पर मैंने सुना है कि सरकार को मुंबई पर फिर 26/11 जैसे जिहादी हमले की टिप मिली थी। उनकी तैयारी जिहादियों को और उनके असलाह के स्टॉक को पकड़ने की थी, और हाथ आ गया स्मगलिंग का माल, नारकोटिक्स का जखीरा, सेट्टी का कंसाइनमेंट। बोले तो यही चुआ। कमाल है। अभी सप्लाई में लोचा, माल किधर भी नहीं है और बहुत टाइम तक होने वाला भी नहीं है, क्योंकि तमाम सरकारी अमला खबरदार। तो मैं खरा चौकस माल 10% कम पर देता है ना। तेरे पास है माल? हाँ। तेरे को कोई तोड़ा नहीं? नहीं, हमारा माल और रूट से आता है, गुजरात में उतरता है और थोड़ा थोड़ा करके बाई रोड इधर पहुंचता है, इस वास्ते कोई तोड़ा नहीं। सेट्टी को माल का तोड़ा है या होने वाला है, मैं तो कोई जिक्र नहीं सुना। सुना ना, अभी मेरे से, और क्या सुनेला है? किसी और से, किधर और से तो ना सुना। अरे कल रात का तो वाकया है, सुनेगा ना। लगता है तेरे को यकीन नहीं मेरी बात पर कि आइंदा दिनों में तेरे को सेट्टी से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी ही कुछ कुछ यकीन कर। कैसे? बोले तो पक्की कर, पण कैसे? फोन लगा। किसको? सेट्टी को? नको, घुसला कर को। ऑर्डर कर अर्जेंट करके, माल की मांग खड़ी कर, देख क्या जवाब मिलता है। रशीद राजा ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया, फिर फोन अपनी तरफ घसीटा। हैंड्स फ्री फोन है, अख्तर भट्टी बोला, स्पीकर पर लगाकर कॉल कर। रशीद राजा ने कॉल लगाई। जवाब में घोसालकर की आवाज़ बंद केबिन में गूंजी। रशीद राजा बोलता है, बाप। क्या मांगता है? माल मांगता है, अर्जेंट करके। क्या? सब आइटम, बड़े लॉट में। बड़े लॉट में लोचा है रशीद। कब तक? बहुत टाइम तक। तो मैं क्या करे? थोड़ा टाइम जो मिलता है उससे काम चला ले, थोड़ा टाइम रेस्ट कर। ऐसा क्यों बाप? प्रॉब्लम हुआ ना। कैसा प्रॉब्लम? पीछे से सप्लाई कट है। सप्लाई नॉर्मल कब होएगा? बोलेंगा। फिर भी बोले तो 2-3 महीना लग सकता है, जास्ती भी। ओह, पर एक बात बोलने का रशीद। बोलो बाप। किधर और से माल नहीं उठाने का, शेट्टी वाट लगा देगा। ओह ठीक है, कट करता है। उसने संबंध विच्छेद किया। कैसे वाट लगाएगा? भट्टी बोला, जानेगा तो लगाएगा ना। रशीद राजा ने सहमति में सिर हिलाया। अभी क्या बोलता है? पार्टनर से मशवरा करने का। पार्टनर से? अरे भट्टी, तू भी दशरथ हजारे से मशवरा करता है कि नहीं करता? वो तो करता है। तो फिर जवाब कब मिलेगा? माल एंड चौकस मांगता है। सेट्टी के माल से 21 ना निकले तो गटर में फेंकना। ऐसा? बरोबर ऐसा। बहुत गारंटी से बोलता है? हाँ, बहुत गारंटी से बोलता है। हमेरा माल हांगकांग से आता है, इस वास्ते। ठीक है, बोलेगा। कब? कल। कैसे? फोन लगाएगा। बढ़िया, वेट करेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अख्तर भट्टी चला गया। पीछे रशीद राजा कितनी देर डेस्क पर उंगलियां खटखटाता रहा और सोचता रहा। अख्तर भट्टी को नहीं मालूम था कि धंधे में उसका पार्टनर नहीं था, जो फैसला करना था उसे खुद ही करना था। अन्ना रघु सेट्टी अंधेरी और आगे साकीनाका चौक पर पहुंचा, जहां की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर सायाजी घोसालकर का भव्य फ्लैट था। उसके बॉडीगार्ड इकबाल गावली ने कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुद घोसालकर ने खोला। शेट्टी पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। एकदम से बॉस? उसके मुंह से निकला, खबर किए बिना। खबर? भीतर दाखिल होता शेट्टी बोला, इधर नहीं पहुंची? वो तो पहुंची, बरोबर। घोसालकर संजीदगी से बोला। मैं क्या करता? खंडाला में बैठता, बोलता वांदा नहीं, मामली करके कुछ हुआ, वांदा नहीं। घोसालकर के मुंह से बोलना फूटा।
वे विशाल ड्राइंग रूम में पहुंचे, जहां गावली रूटीन के मुताबिक स्थापित दस्तूर के मुताबिक पर एक खिड़की के करीब एक कुर्सी पर जा बैठा। दरवाजा खुद खोला। शेट्टी बोला, तेरी छोकरी किधर आज? निधि? और कौन? कोई दूसरी पकड़ ली? नहीं, सो रही है। ये टाइम तक? रात लेट सोई ना, इतना काहे जगाता है उसे घुसालकर? घुसालकर हंसा, तत्काल संजीदा हुआ। फिर वो और उसका बॉस आमने सामने 2 सोफा चेयर पर बैठे। कैसे हुआ? शेट्टी ने सवाल किया। कोई मुखबिरी किया? घुसालकर चिंतित भाव से बोला, साफ किसी मुखबिर का काम है, जिसका पता निकालना मुश्किल है भी तो क्या। निकालने का तो बरोबर, निकालने का और थामने का। थाम के क्या करने का? खलास, खलास करने का। बरोबर, ताकि फिर किसी की मुखबिरी की जरूरत ना हो। और शशिकांत साल्वी को चेक करने का। वो घुसाल करके नेत्र फैले, वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, पण चेक करने का। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी करके जो भीड़ू है, विष्णु सरनायक, उसको डबल चेक करने का। शक भी हो तो ढेर करने का, किसी को नहीं छोड़ने का। कोई बेगुनाह भी मरता है तो वांदा नहीं। क्या? घोसालकर ने सहमति में सिर हिलाया। अभी माल की प्रॉब्लम पहले से थी, अब और जास्ती हो गई। जास्ती टेम के वास्ते हो गई, क्योंकि अभी बहुत टेम तक दुबई से माल नहीं आ सकता। क्या करने का? आप बोलो बॉस। एक किस तरीका है तो बराबर बाप, मालूम मेरे को, पर उसमें लोचा भी तो है। माल महंगा मिलेगा, कैश पेमेंट पर मिलेगा। वांदा नहीं, अभी बोले तो इमरजेंसी, इस वास्ते वांदा नहीं। मैं 20 किलो हेरोइन का लॉट फौरन मांगता है। 6 करोड़ डॉलर में 12 लाख है। इंतजाम करना पड़ेगा। बरोबर, यही मांगता है मैं, बिचौलियों को बोल के रखने का, ताकि वो आगे 20 किलो की तैयारी को बोल दे। डॉलर में रोकड़े का इंतजाम होते ही सेट तरीके से माल और डॉलर का एक्सचेंज करने का। नवीन पारेख को बोल के रखने का कि वो तैयार रहे, बाकी सब वो हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो वाकिफ है। बरोबर, जब तक माल का इंतजाम नहीं होता, सब काबू में नहीं होता, मैं इधर मुंबई में ही है। बढ़िया। तभी सेट्टी के मोबाइल की घंटी बजी। उसने अनमने भाव से कॉल रिसीव की। रशीद राज बोलता है बाप। आवाज़ आई। बहुत अर्जेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट करके बात है, इस वास्ते फ़ोन लगाया। घुसालकर को बोलता। घुसालकर से थोड़ा टाइम पहले मैं माल के बारे में बात किया ना, जब मालूम पड़ा कि बड़े लॉट की सप्लाई में लोचा। अभी दूसरा बात है बाप, जो मैं मगज से सोचा तो मेरे को लगा कि टॉप बॉस के नोटिस में आने का। वो क्या बात है बाप? वो अख्तर भट्टी, दशरथ हजारे की जोड़ी, तो मेरे को मालूम। भट्टी इधर मेरे पास आया, अभी थोड़ा टाइम पहले आके गया। बहुत प्रेशर के साथ बोला कि माल मेरे को उससे उठाने का। काहे? बोला माल तुम्हारे पास है ही नहीं। मैंने घुसालकर से पूछा तो माल का तोड़ा तो वो कंफर्म किया, पर भट्टी बोलता है कि माल है ही नहीं। ऐसा है क्या बाप? है, पर कोई नवा बात नहीं। नारकोटिक्स के धंधे में तेरे को मालूम, ऐसा होता रहता है। थोड़ा टाइम में सब नॉर्मल हो जाता है। बाप, अभी मेरे को क्या करने का? वेट करने का, सब नॉर्मल होने का। मैं भट्टी को क्या जवाब देगा? उसको जवाब मैं देगा ना। ऐसा बाप? हाँ ऐसा। बहुत पर निकाल रहा है साला हरामी। मेरे को और भीड़ू भी भट्टी की बाबत बोला, पर मैं जास्ती नोटिस ना लिया। अभी फुल नोटिस लेने का और जवाब देने का अर्जेंट करके। बोले तो क्या? मालूम पड़ेगा ना। पर मैं, वो तेरे से कोई जवाब नहीं मांगेगा, मांगने के काबिल ही नहीं रहेगा। ऐसा? हाँ, देखना। देखेगा बाप। कट करता है। शेट्टी ने भी फोन बंद किया और घुसालकर की तरफ घूमा। क्या सुना? वो गंभीरता से बोला। क्या समझा? समझा तो सही कुछ। क्या? अख्तर भट्टी, सब करतूत उसकी है, या उसके जोड़ीदार दशरथ हजारे की, या दोनों की। घुसालकर ने सहमति में सिर हिलाया। अभी टेम आ गया है, सेट्टी दृढ़ता से बोला। अख्तर भट्टी और दशरथ हजारे दोनों को फिनिश मांगता है मैं, मोस्ट अर्जेंट करके। क्या? बरोबर। रशीद राजा को हमारा लिहाज, वो भट्टी की अपने पास आमद की खबर हम तक पहुंचाया। साला हरामी हमारे और डीलर भी फोड़ता होगा। जरूरी तो नहीं कि वो सब भी रशीद राजा की माफिक हमारे पास पहुंचे। ठीक। अभी बोले तो दोनों हरामियों को कैसे सेट करने का? कैसे करने का आप बोलो बॉस। एक्सीडेंट, दोनों खल्लास। अपने एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट जगन रावले को बोल। बोलता है बॉस। वही साला नीट काम करेगा, कोई शक नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई सवाल नहीं। बस बेड लक खराब, एक्सीडेंट हो गया,
खल्लास, फिनिश दोनों। बरोबर, सब सेट करता है। एक्सीडेंट स्टेज करना जगन रावले की स्पेशलिटी थी। कई बार वो कामयाबी से शेट्टी के दुश्मनों का यूं एक्सीडेंट स्टेज कर चुका था कि तफ्तीश पर वो ड्राइवर की, दुश्मन की, शिकार की अपनी गलती से हुआ जान पड़ता। दूसरा तरीका हिट एंड रन वाला था, जो कि वो चोरी की गाड़ी से स्टेज करता था। कोई साला बेवड़ा ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की गाड़ी को हिट करके भाग गया। दूसरा खल्लास। घुसाल कर जगन रावले को फोन लगाने लगा। तो दोस्तों, ये था गवाही नॉवल का पहला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।